अस्सलाम वालेकुम। आज फिजियो इंटेलेक्ट पॉडकास्ट सीरीज का 5वां एपिसोड, जिसमें हमारा टॉपिक है बैक पेन। बैक पेन को डीप से डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर रुमान। डॉक्टर उमर रुमान को मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा ये अपना इंट्रो खुद ही करवाएं। ये एज अ CEO एंड फाउंडर ऑफ FPTA, मतलब फ्यूचर फिजियोथेरेपी एसोसिएशन पाकिस्तान की CEO और फाउंडर हैं। बाकी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रो थोड़ा सा करवा दें। जी जी बिल्कुल। अभी बेसिकली हम जो है वो फ्यूचर फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन की सीईओ में, ठीक है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आप भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, ठीक है, तो देखते रहते हैं। उसमें हम फ्री कैंप्स भी करवाते हैं, वर्कशॉप्स भी करवाते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी बैक पेन पे जिस तरह आपने एक टॉपिक रखा, इसी तरह सेम हम उसमें भी एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है। जिस तरह कायरोप्रैक्टर हो गया, ड्राई नीडलिंग हो गया, उस पे हम वर्कशॉप या सेमिनार जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। ओके, हमारा भी मकसद ये है फिजियोथेरेपी के ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने का। अच्छा, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज बैक पेन? बैक पेन मेनली क्या होता है? बैक पेन में मोस्टली आपके जो है वो बैक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इसके कह लें कि डिफरेंट ग्रेड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी को सिर्फ कह लें कि फुल बैक पेन भी होता है, ठीक है। किसी को सिर्फ कह लें कि लंबर रीजन में होता है, ठीक है। किसी को आगे सेक्रेन में भी जाता है, ठीक है। तो वो तो प्रॉपर डायग्नोसिस जब आप करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि इनका बेसिकली है किस पॉइंट पे। सही। अच्छा, इसकी कॉमन कॉजेज होती हैं कोई, मतलब इसके स्पेसिफिक कॉज हो सकती है? इसमें क्या कॉज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके काज पे ही हमने देखना होता है, ठीक है। हमारा फोकस मेन उस पे होता है कि क्या चीज इसका जो कॉज है, क्योंकि जब तक हम वो कॉज नहीं ना पकड़ेंगे, कि हमें पता ही नहीं है कि किसकी वजह से इन्हें ये बैक पेन हो रही है, हमने उसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो वो हमारा इसमें हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है, सियाटिका की वजह से हो सकता है, ठीक है, स्कोलियोसिस की वजह से हो सकता है। और सबसे मेन रीजन जो है वो आप कह लें कि अब ये सारी चीजें तो आप एज फैक्टर भी होता है, लेकिन अब कह लें 20-22 ये कोई एज नहीं है, इसमें भी हमारे पास बैक पेन के साथ आ रहे हैं पेशेंट्स। तो उनमें जो मेन कॉज होता है ना, उनका पुअर पोस्चर होता है, उसकी वजह से भी ये जो है हमें बैक पेन का इशू बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, इसकी जो है ना स्पेसिफिक, अगर आपके पास पेशेंट आया बैक पेन का, आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम जब पेशेंट आता है, ठीक है, सबसे पहले तो हमने उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। हम असेस करेंगे कि उसको पेन है कहाँ पे, ठीक है, पॉइंट देखेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। हो सकता है कि उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में उसके साथ पहले कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई हो इस तरह से, या फॉल्स एक्सीडेंट्स की वजह से पहले उसका कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वो हमने पहले देखना है, ठीक है। उसके बाद हम असेस कर सकते हैं कि ये क्या इसका कॉज है, ये किस वजह से ये हो रही है। फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद उसको ट्रीटमेंट। जैसे आपने पोस्चर का बताया, पोस्चर की वजह से कैसे हो सकता है? पोस्चर की वजह से, अगर आपका पुअर पोस्चर है, अब देखें हमारे स्पाइन की एक अलाइनमेंट है ना, फॉर एग्जांपल हम स्कोलियोसिस का अगर पेशेंट ले लेते हैं, तो स्कोलियोसिस में हमें पता है कि साइड वे कर्व निकल आता है स्पाइन का, ठीक है। अब वो किस वजह से है? वो उसके पुअर पोस्चर की वजह से। जब पेशेंट हमारे पास आता है, हमने उससे पूछना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। हो सकता है कि मेन कॉज वही हो, ठीक है, क्योंकि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेलर अगर आता है बैक पेन के साथ, तो उसकी प्रोलॉन्ग सिटिंग है, ठीक है। अब देखिए, आपकी बॉडी की कैपेसिटी है ना, आप जब उससे बियॉन्ड द लिमिट जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कॉज करेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके तो वो ट्रिगर करेगा आपको, ठीक है। तो वो हम जब उसका कॉज देखते हैं ना, इस तरह जब आपका पोस्चर ही ठीक नहीं है, ठीक है, देखें बॉडी की एक अलाइनमेंट है नेचुरली, जो जब आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो वो फिर बॉडी पे इफेक्ट तो आएगा आपको। इसलिए जो है ना वो पोस्चर ट्रेनिंग जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी में। अच्छा, आपने आइडेंटिफाई करना हो इसे, मतलब पोस्चर की वजह से या किसी और कोई रीजन की वजह से है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम वही पहले देखें, जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो हम जैसे ही वो अंदर एंटर होता है ना, हम तब से उसको असेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके हम उसका गेट भी चेक करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब स्कोलियोसिस में जिस तरह मैंने आपको बताया, तो उसमें हमें देख के भी पता चल जाता है समटाइम्स कि कर्व इतना ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आप कहें कि उसका ग्रेड 3 है या इस तरह, तो वो हमें उसको देख के पता चल जाता है कि इसको ये इश्यू है, ठीक है। वो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं, उसके अलावा हम एक्सरे वगैरह भी करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें लग रहा है और हम कंफर्म नहीं है उस बारे में, श्योर नहीं है कि ये चीज है, तो ऑब्वियसली हमारे उसके पास तो हमारे ऑल्टरनेटिव टेस्ट तो होते हैं, ठीक है। एक्सरे करवा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, वो करवा के हमें प्रॉपर पता चल जाता है। इसके लिए स्पेशल टेस्ट भी यूज किए जा सकती हैं? किए जा सकते हैं, बिल्कुल। ओके। अच्छा, इसमें मैनुअल थेरेपी भी यूज की जाती है, और मैनुअल थेरेपी का इसमें क्या रोल है? मैनुअल थेरेपी का आप देखें, मैनुअल थेरेपी, मैं मैनुअल थेरेपिस्ट भी हूँ साथ में, तो उसमें ये होता है
कि अब इंसान है ना, ठीक है, तो जब भी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम टच करते हैं ना उससे सेंसेशंस आती हैं, ठीक है। अब जब हमने उसको मसाज या मैनुअल थेरेपी करनी है, ठीक है, तो वो जेल आप नॉर्मली भी घर में अगर किसी को पेन है ना, हमारे बड़े भी कहते हैं कि जेल ले लो, मसाज कर लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है, उससे आपका पेन रिलीफ हो जाता है। लेकिन एक कहने की स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, मैनुअल थेरेपिस्ट, उसके पास टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसको पता है कि मैंने इस तरह से इसको करना है मसाज या मैनुअली जिस तरह भी इसको ट्रीट करना है, मोबिलाइजेशन देनी है किस तरह से, तो वो जब उस तरह से करता है ना, वो बहुत आप कहने के पेन रिलीफ के लिए मोस्टली हम मैनुअल थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मसल्स को रिलैक्स करना। जब देखें एक पेशेंट को पेन है ना, वो पेन के साथ आपके पास आया है, अब हम जब उसको फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब उसको पेन होगा ना, जिस एरिया में उसको पेन है ना, वो उसकी मूवमेंट को वहीं पे रोक देता है, ठीक है, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, उसके बाद वो आपके पास आता है, ठीक है, ऑलरेडी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है। अब आप उसको सबसे पहले क्या करवाते हो, फिजिकल एक्टिविटी तो आपने करवानी है, क्योंकि जो उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है उसको आपने दोबारा से गेन करना है, ठीक है। उसके लिए जब हम इस तरह करवाते हैं ना एक्सरसाइजेस या फिजिकल एक्टिविटी, तो ऑब्वियसली उसको पेन आएगा, क्योंकि इतने अरसे से, अब वो एक्यूट है क्रॉनिक है, वो तो हमें उसको असेस करके पता चलेगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर एक्यूट भी है तो उसको पेन तो है, अब आप फिर से फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हो तो उसको और पेन आएगा। उसके लिए हम मैनुअल इसलिए यूज करते हैं, उसमें जेल के साथ हम मैनुअली उसको मोबिलाइजेशन दे देंगे, सारी चीजें, उससे बहुत पेन रिलीफ हो जाता है, तो उसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए पेशेंट जो है ना, वो आपको नेक्स्ट डे ये आके कंप्लेन नहीं करता कि मुझे पेन ज्यादा होता है। इसलिए अच्छा, आपने जैसे दोनों वर्ड यूज किया, मैनुअल भी यूज किया, मसाज भी यूज किया, आपके नजदीक इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में मसाज आप कहने के नॉर्मली हम घर में भी कर लेते हैं, ठीक है, उसमें आप कहने के प्रॉपर वो कोई टेक्निक्स इतनी यूज करते नहीं है, ठीक है। आजकल तो वैसे मार्केट में आप देख लें कि वो मसाज थेरेपिस्ट भी आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैनुअल आप कहने के प्रॉपर स्किल्स बेस्ड है, ठीक है। अब हमने मैनुअल थेरेपी पे भी करवाई हुई है वर्कशॉप्स, अब आप देखेंगे हम 4 डेज की भी, 2 डेज की भी, 1 डे की भी, तो उसमें प्रॉपर आपको सारी टेक्निक्स बताई जाती हैं आपकी, ठीक है। उसमें हम लोग मोबिलाइजेशन कैसे करनी है, आपने मैनिपुलेशन कैसे करनी है, वो सारी चीजें, वो आप कहने कि 1-2 घंटे का या 2-3 मिनट की बात नहीं है। उसमें प्रॉपर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते हो, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। सही। अच्छा, कोई पर्सन है उसे बैक पेन है, उसे क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए? प्रिकॉशंस ये हो सकती हैं कि आपने, जैसे हम डेली बेसिस पे बताते हैं, पेशेंट आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि आपने बेंड नहीं होना ज्यादा, ठीक है। पोस्चर वही दोबारा से आ गया, पुअर पोस्चर है हमारा, हम कोई भी चीज नीचे पकड़े ना, हम डायरेक्ट कैसे वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब उसमें देखें कि अगर एक ओस्टियोपोरोसिस का, जिस तरह मैंने बताया कि इसका कॉजेज जिस तरह हमारे पास होते हैं, उसमें ओस्टियोपोरोसिस का पेशेंट भी हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से भी उसको बैक पेन हो सकता है। अब ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में उसकी ऑलरेडी जो बोन्स है वो बहुत वीक हुई होती हैं, ठीक है। अब उसमें जो फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं ना, मोर देन एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब वो नॉर्मली अपनी तरफ से तो कोई नीचे से चीज पकड़ रहा होगा, लेकिन वहां पे उसकी इंजरी हो जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो तो कहेगा मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, मैंने तो कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की भी नहीं, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस होते हैं कि हम उनको बताते हैं आपने बेंड नहीं होना, या आपने वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। नॉर्मली खवातीन है हमारे पास जो आती हैं फीमेल पेशेंट्स, तो वो घर में अगर वो शिफ्टिंग वगैरह की है तो उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा वेट उठा लिया, उसकी वजह से भी उनको अचानक से, वो कहेंगे पहले हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन हमें ये सडन जो है वो पेन स्टार्ट हुआ है। सर, इनकी आप कैसे देखते हैं रेशो? मेल में इनकी ज्यादा रेशो होती है या फीमेल में होती है? फीमेल में वैसे आजकल तो हमारे पास ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। मेल क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनका काम भी ऐसा ही होता है। फीमेल घर में आप कह रहे हमारा ना पोस्चर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पोस्चर की वजह से होता है, पोस्चर की वजह से होता है। खवातीन क्योंकि घर में पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है ना, नॉलेज नहीं है इतना, तो वो झाड़ू पोंछा भी कर रही हैं तो वैसे खड़े खड़े, अब तो बहुत अच्छी बात है अगर वो स्टैंडिंग ब्रश भी आगे हुए हैं तो इसे कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसे था कि वो खड़े खड़े भी वो लगा रही हैं, तो वो, और आपने ये अपने स्पाइन की पोजीशन की हुई है, ठीक है। तो वो जब आप डेली बेसिस पे वो कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो आपको इफेक्ट तो करेगा फिर। तो इसलिए ये जो होती है ना चीजें, वो आप कहने के पेशेंट की जो डिसीज है या जो पेन है उसकी सिविरिटी के अकॉर्डिंगली हम उन्हें बता देते हैं कि ये प्रिकॉशंस है, ये आपने करनी है, इस चीज से अवॉइड करो। अच्छा, एक देखा जाता है जैसे मैनुअल थेरेपी का मैंने बता दिया, इसमें एक देखा जाए स्ट्रेचिंग और ट्रैक्शन से भी इफेक्ट पड़ता है, क्या आपके नजदीक ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग आप देखें, सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग पे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रेंथनिंग की तरफ आना होता है। मसल्स आपके वीक हुए होते हैं ना, ठीक है, लेकिन उसमें भी पेशेंट को देख के आपने पहले असेस करना है। आप जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करते हो ना, तब तक आप कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सही से नहीं दे सकते, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग आप देखें, अगर ऑलरेडी इंजरी है वहां पे या फ्रैक्चर हुआ है, आपने ऐसे असेस किया, समटाइम्स फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको बिल्कुल प्रॉपर डायग्नोसिस आप नहीं कर सकते, ठीक है।
अगर आपने एक्सरे नहीं कराया, एमआरआई नहीं कराया, आप डायरेक्ट स्ट्रेचिंग की तरफ चले गए, उसका फ्रैक्चर हुआ है, तो वो तो उसको और ज्यादा जाकर ट्रिगर करेगा, ठीक है, वो उसके लिए और ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपने स्ट्रेचेस देने हैं, ये सारी चीजें, तो आपने पहले मेक श्योर कर लेना है कि आपने प्रॉपर डायग्नोसिस की हो। ओके। अच्छा, किसी को अगर बैक पेन नहीं है, आप उसे फ्यूचर में अवॉइड करना चाहते हैं, मुझे बैक पेन हो भी ना, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो यही कि आपने अपने पोस्चर को मेंटेन रखना है, ठीक है। और अब देखें, हमारी बॉडी में ना जब भी कोई इस तरह का इश्यू होता है, कोई भी डिसीज जो कि हमारे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, उसमें दो मेन कॉजेज होते हैं। एक ये कि आपने अपनी बॉडी का या उस अफेक्टेड पार्ट का बिल्कुल ही यूज नहीं किया, ठीक है, या फिर आपने ओवर यूज कर लिया, ठीक है। तो आपने उन चीजों से, जिस तरह ये एथलीट्स हैं, ठीक है, जिम्नास्टिक्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कह लें कि एक लिमिट है ना, तो बियॉन्ड द लिमिट जाके उसको कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उनको साथ में अपने पोस्चर को तो उनका ऑलरेडी होता है, लेकिन उनको एक अपनी कह लें कि रूटीन बनानी चाहिए, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, अपने हाइट के अकॉर्डिंगली, या जितनी बॉडी उनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली उनको करना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में जो है वो इस तरह के जो भी उनको केसेस सामने आते हैं उनसे बचने के लिए वो ये प्रिकॉशनरी मेजरमेंट कर सकते हैं। मैम, आपसे एक लास्ट मैसेज लूंगा, उससे पहले मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, जो मैंने बुक लिखी है स्पेशल टेस्ट पे, जी आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, आप लास्ट मैसेज जो देना चाहें न्यू कमर्स को, न्यू फिजियोथेरेपिस्ट को, आप क्या देना चाहें? मैं न्यू फिजियोथेरेपिस्ट को यही कहूंगी कि सबसे पहले तो जब आप अपने कह लें कि ड्यूरिंग डिग्री ना, सबसे पहले अपनी आप इंटर्नशिप्स करें, ठीक है। आप अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना उस पर ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू रीडिंग बुक्स, ठीक है। सिर्फ हम बुक्स पढ़ते रहते हैं, नो डाउट उससे हमें नॉलेज मिलता है, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो जब आप समटाइम्स आप देखेंगे कि नए फिजियोथेरेपिस्ट वो कर रहे होते हैं ना, मैं गलत नहीं कह रही किसी को, लेकिन ऑब्वियसली मैं खुद एक टाइम पे ऐसी थी, तो वो आप कर रहे थे, आपके हाथ कांप रहे होते हैं, ठीक है। तो जब तक आपने प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म नहीं ना करना, तब तक वो आपको नहीं आएगी, और हमारा तो काम ही सारा ऐसे है, ठीक है। तो और दूसरी मेन चीज होती है ना, प्रॉपर डायग्नोसिस आपने पहले करनी है। मैंने बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो आते हैं हमारे पास, पहले किसी और डॉक्टर से भी, फिजियोथेरेपिस्ट से भी उन्होंने करवाया हो अगर, तो वो अगर मिस डायग्नोस हो जाता है ना, तो वो उस चीज को ज्यादा भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये चीज जो है ना आपने पहले मेक श्योर कर लेनी है कि आपका डायग्नोसिस जो है ना वो एग्जैक्ट हुआ है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दो। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आज जैसे मैम ने बताया, स्किल्स का होना सबसे जरूरी है, और दूसरा मेनली जो है ना डायग्नोसिस स्किल्स, जब तक आप पेशेंट डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक आप ट्रीट उसकी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की एक और मोटिवेटेड पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।